सर ये कमेंट सेक्शन दिखा दो मेरे को। कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। मैं रंजीत यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने सबसे फेवरेट केडी लाइव पर। आ जाइए मेरे दोस्तों, हरिओम राठौर जी, सुमित सरोहा जाट जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए मेरे दोस्तों, जल्दी एक अच्छा सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ते हैं यूपीएसआई के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है और मैं आपसे बोलूं कि आपका पेपर मार्च से लेकर के अप्रैल में हो सकता है, जो मेरे से पढ़ने आ रहे हैं। चलिए, और बहुत सारे लोग सोच रहे थे, 4-5 दिन से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। मैं आगरा में था, बुखार भी था, प्लस आगरा के ऑफलाइन बैचेस भी संभालने थे। तो पहले तो मैं उन बच्चों को यह क्लियर कर देना चाहता हूँ जो ये सोच रहे थे बेटा केडी लाइव हम सब का है, नीतू मैम का है, हम नीतू मैम के साथ हैं और आगरा स्टूडियो बन रहा है केडी लाइव का और पूरी टीम, अच्छी टीम वहाँ से पढ़ाएगी और भी अच्छे लोग वहाँ से पढ़ाएंगे। तो कई सारी जगह केडी लाइव के स्टूडियो बन रहे हैं, जिसमें से एक सेंटर उनका आगरा है। तो मैं केडी लाइव के स्टूडियो से, आगरा से आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के मुखर्जी नगर का ऑफलाइन नहीं खुला, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन बैचेस खुल गए हैं और यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, एसआई, वहाँ पे एक अच्छा खासा बोलबाला है, क्योंकि 2022 में वहाँ इलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, आपने इतना मिस किया, प्यार किया और आप में से कुछ लोग नाराज भी थे। आपकी नाराजगी भी प्यार है और अपने ही लोग रूठते हैं। तो जो भी मेरी 4-5-6 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, मंडे से लगातार, कल भी हैं केडी लाइव के ऐप पर, मंडे से लगातार सारी की सारी क्लासेस भी रहेंगी, क्योंकि परसों तक हमारा स्टूडियो वहाँ बन के ओके हो जाएगा। चलिए, कुमार रवि, विपिन यादव, ज्योति पाल, अभिनव शाहनी जी, मुनेश जी, चलिए आप सब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल। मुझे पता है यहाँ पे मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूँ, वही लोग जुड़ पाएंगे जो केवल यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। ठीक है, बाकी केडी लाइव का बहुत जल्द, क्योंकि केडी लाइव आप सब जानते हैं कि पिछले 15 सालों से आपको वनडे एग्जामिनेशन में सर्विसेज दे रहा है। केडी लाइव का भी ऑनलाइन बैच एसआई के अलग, लेखपाल के अलग, पीसीएस के, यूपी टेट, सुपर टेट के, टीजीटी, पीजीटी के आने वाले हैं। दूसरी चीज, आगरा में भी ऑफलाइन केडी लाइव के बैचेज आ रहे हैं, तो आप वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना। तो मेरी तबीयत खराब थी, केडी लाइव पे जितने भी 2-3 टीचर हैं सारे के सारे तबीयत खराब है, तो आप कभी नेगेटिव ना सोचा करें। चलिए दोस्तों, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सोना रीटा, लेकिन यही तो आपका प्रेम है हमारे प्रति, केडी लाइव के प्रति, टीम के प्रति, और हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए, हरीश चंद्रा जी, जितेंद्र जी, अजय प्रजापति जी, सुमित कुमार, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका ये पहला पार्ट है। आज की जो वीडियो है ये एक सेशन है, 2 सेशन में ये समाप्त होगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। आज जो मेरा फोकस रहेगा वो ये कि सन 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुछ संशोधन हुए और वही संशोधन से मेरे दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे। ट्रेडिशनल पार्ट आपने तैयार किया है, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी में मैंने भी आपको पढ़ाया है कि मानव अधिकार आयोग आप पढ़ते हैं, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहले पार्ट्स में हम आपको देखते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, मोहम्मद लिप्जे बिल्कुल कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। जितेंद्र कुमार ठाकुर, आयु प्रताप सिंह राठौर जी, आ जाइए, आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यूपीएसआई के सिलेबस में स्पष्ट रूप से यह अधिनियम दिया गया है और एक्ट से भी प्रश्न आपके आते हैं।
2 पार्ट्स में इसको करेंगे। आज हम पार्ट 1 आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है, समझनी है, वो ये कि ये जो डेट है इसका मतलब होता है कि इस सन में ये अधिनियम क्या हुआ था, बना था। इस सन में ये अधिनियम एक्ट क्या था, बना था। अधिनियम का मतलब जो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो देखो ये क्यों बनाया, ये बनाया संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए? मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि हमको संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मतलब मानव के अधिकारों को कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। आज महिलाओं को संरक्षण की आवश्यकता होती है, बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता है, SC ST OBC, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो हम उसी को संरक्षण देते हैं जो कमजोर होता है, हम उसी को संरक्षण देते हैं जिसको परेशानी आती है। कहते नहीं है कि पुलिस वाले उनके गनर बन गए मेरे दोस्तों, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत, UPSI के फॉर्म कब चालू होंगे? जो अभी तक मुझे रिपोर्ट मिल रही है, अभी उन्होंने TGT PGT के निकाले हैं सरकार ने, दिसंबर में UPSI का आपका नोटिफिकेशन, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, अच्छे कह लो बुरे कह लो, लेकिन वहां से इन्फॉर्मेशन है 100%, 1 महीने 1.5 महीने में आपका नोटिफिकेशन होगा। तैयारी हमेशा पहले से होती है, तो पहले करिए। तो समझना मेरे दोस्तों, संरक्षण, तो तुमने देखा होगा कि कंगना रनावत को पुलिस का संरक्षण मिला, इसका मतलब खतरा है, या किसी और को पुलिस का संरक्षण मिला, इसका मतलब खतरा है। ऐसे ही मानव के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया 1993 में। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। मानव के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया 1993 में, कुछ भी नहीं, ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल रटना नहीं है, केवल समझना है। मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया 1993 में। क्यों बनाया? तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ वजह रही होगी। आपने गाना सुना, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वजह तुम हो, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ऑक्सीजन जरूरी है सनम। तो कोई ना कोई तो वजह होगी इस अधिनियम को लाने की, और वजह यही थी कि मानव के अधिकारों में दिक्कत आई, चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, या लिंग के आधार पे। इस बात को मेरे दोस्तों समझिएगा, ठीक है, ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। तो अब देखिए, इस मानव के अधिकार के संरक्षण का अधिनियम जो 1993 में बना, उसमें कुल चैप्टर कितने? 8। फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग लिख दो, टोटल चैप्टर 8 हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में टोटल चैप्टर कितने हैं मेरे दोस्तों? 8 हैं। और कुल धाराएं, टोटल सेक्शन कितने हैं मेरे दोस्तों? 43 हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं मेरे दोस्तों? 43 हैं। तो कोई भी बंदा या बंदी, जानू बाबू, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछे कि जानू मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 1993 में। उसमें कुल कितने चैप्टर हैं? 8 हैं जानू। उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 43 हैं जानू। और ये कहां लागू है? संपूर्ण भारत पर। पहले बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पर लागू नहीं होते थे, लेकिन 31 अक्टूबर को लागू कर दिया हमने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तब से पूरे के पूरे कानून, कोई भी चीज जम्मू कश्मीर पे भी है, और आज एक अखंड भारत बन गया। तो अब ये चीज निकाल दो, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पर। पहले ये क्वेश्चन भी बनता था UPSI के एग्जाम में कि ये चीज कहाँ लागू नहीं है, या कौन सी चीज जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है या जम्मू कश्मीर पर लागू है। आज हर एक्ट, हर चीज मेरे दोस्तों आपको समझना है कहाँ लागू है। मानव के अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है, पूरे भारत पर लागू है, ठीक है। पहले लोग कहते थे इसको छोड़ के। कुल मिलाकर आपको समझना है, ये जो एक्ट है वर्तमान में पूरे भारत पर लागू है। ध्यान में रखना, इस एक्ट को लागू किया था 28 सितंबर 1993 को, और अध्यादेश के द्वारा। आप सब जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। संविधान में आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, और अध्यादेश एक शॉर्ट टर्म लॉ होता है, लघुकालीन कानून होता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और अचानक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे में आर्टिकल 123 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश के द्वारा कोई कानून को लागू कर सके।
बाद में बेटा सत्र चलता है, तो अगर संसद ओके कर देती है तो परमानेंट कानून बन जाता है, संसद ओके नहीं करती तो समाप्त हो जाएगा। तो समझना, सबसे पहले 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश के द्वारा इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया। उसके बाद संसद बैठी, संसद ने पारित किया, तब राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया था। प्रेसिडेंट ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया था 8 जनवरी 1994 को। तो राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया था 8 जनवरी 1994 को, लेकिन मेरे दोस्तों लागू हुआ यह 28 सितंबर 1993 को। ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश के द्वारा इसको लागू किया। आगे चलकर जब संसद ने इसको परमानेंट कानून बनाया तो राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कब किए? 8 जनवरी 1994 को। फटाफट ये इंफॉर्मेशन लिख दो मेरे दोस्तों, फटाफट ये इंफॉर्मेशन लिख दो। तो कुल चैप्टर कितने? 8, टोटल सेक्शन कितने? 43। कहां लागू है वर्तमान में? पूरे भारत पर। अध्यादेश द्वारा कौन सा अधिनियम लागू हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। कब? 28 सितंबर 1993 को। लेकिन राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए? 8 जनवरी 1994 को। अरे बोले हाँ के ना मेरे दोस्तों। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप याद कर सकते हो। तो एक तो ये चीज हो गई। तो देखो, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमने एक अधिनियम बनाया 1993 में। उस अधिनियम में टोटल चैप्टर 8 थे, कुल धाराएं 43 थी। यह पूरे भारत पर लागू है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के द्वारा यह अधिनियम लाया गया। बाद में राष्ट्रपति ने 8 जनवरी 1994 को इसको सिग्नेचर किया जब संसद से यह पास हुआ। क्लियर है? इतनी सी बात मैं मान के चल रहा हूं, आपको मैं समझा पाया हूंगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए देखते हैं क्या है। लिंग में सर जी भेदभाव, लैंगिक भेदभाव का मतलब जेंडर के बेसिस पर भेदभाव, दीपक मौर्य जी। ठीक है मेरे दोस्त, एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। आगे देखिए कि क्या है। अब कोई भी बंदा, बंदी, जानू, गर्लफ्रेंड, बाबू, सोना, पापा, मम्मी, यूपीएसआई एग्जाम वाला, टेस्ट सीरीज वाला, अलग अलग प्लेटफॉर्म आपसे पूछे मानव के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो आप कह देना भैया 2 बार अभी तक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में संशोधन हो चुका है। संशोधन का मतलब या तो इसमें कोई चीज प्लस की जाएगी या इसमें कोई चीज माइनस की जाएगी। इसका मतलब संशोधन का मतलब होता है या तो कोई चीज इसमें जोड़ी गई होगी या इसमें कोई चीज हटाई गई होगी, इसी को कहते हैं संशोधन। और आप सब जानते हैं संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। पहली बार कब संशोधन हुआ था? 2006 में, 2006 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में, और ये लागू हो गया था दोबारा 23 नवंबर 2006 को। दोबारा लेटेस्ट संशोधन हुआ 2019 में और लागू हुआ 27 जुलाई 2019 को। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने मानवाधिकार आयोग पहले का पढ़ा है तो आज आपको आवश्यकता है दोबारा पढ़ने की, क्योंकि जब से 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ है तब से कुछ चेंज हो गए। और आज के वीडियो में मेरा फोकस केवल उन्हीं चेंजेस पर फोकस करना है कि आखिर कौन सी चीजें सन 2019 में बदली गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना मेरा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो भैया कितनी बार संशोधन हुआ? 2 बार। पहली बार कब? 2006 में, उसके बाद कब? 2019 में। इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में चेंजेस आया है। अब देखें, बार बार एक शब्द आया मानव अधिकार, तो फटाफट एक बार और लिख दो 2006 2019, फटाफट एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में 2006 2019। दीपक, राघव, विपिन, अरुण, ठीक है, सारे लोग लिख दो, सारे लोग लिख दो मेरे दोस्तों। कम ऑन मैन, 2006 और 2019 में 2 बार संशोधन हो गया। अब देखते हैं कि आखिर ये मानव अधिकार क्या होते हैं। व्हाट इज द ह्यूमन राइट्स? आखिर ये ह्यूमन राइट्स हैं क्या? इसको तो थोड़ा सा जान लो, ये राइट्स क्या है। तो ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, ऐसे अधिकार जो केवल मानवों को प्राप्त होते हैं,
ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं उससे हम कहते हैं मानवाधिकार। ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं उससे एक मानव अधिकार कहते हैं। बेटा मैं मानव हूं तो मेरे कुछ मूल अधिकार हैं। मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं गधा हूं, मैं गधी हूं, मैं हाथी हूं, मैं हथनी हूं, तो मेरे पास अधिकार नहीं। लेकिन मैं मानव हूं। अगर आप मानव हैं तो आपको कुछ अधिकार अपने आप मिल गए, इसको कोई छीन नहीं सकता। अगर आप कोई ना कोई मेरे दोस्तों क्या हैं, मानव हैं। तो मानव का मतलब चाहे ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, किन्नर हो, कोई भी हो, मानव होना चाहिए भाई, सब ह्यूमन होना चाहिए। तो अगर आप मानव हैं मेरे दोस्तों, मुझे तो यही लग रहा है आप मानव हैं, तभी आप पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ अधिकार हैं। देखने का अधिकार, कोई लड़की ये नहीं कह सकती तू इधर क्या देख रहा है। तो देखना और घूरना दोनों में अंतर है। घूरना अपवाद होता है लेकिन देखना अधिकार होता है। ऐसे ही दहेज अपराध होता है लेकिन गिफ्ट अधिकार है कि तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। देखो शाहजहां की बीवी, शाहजहां ने अपनी बीवी को ये गिफ्ट दिया ना बाबा ना। देख सकते हो किसी भी लड़की को, देखो लेकिन घूरो मत। घूरना अश्लीलता में आता है, घूरना अपराध है। लेकिन आंखें किसके लिए दी हैं? देखने के लिए। मैं मानव हूं, मेरे पास आंखें हैं, मैं तो देखूंगा। तुम क्यों मुझसे मना कर रही हो? नौटंकी मत करो। कोई लड़की बोले क्या तुम मुझे घूर रहे हो? नहीं मैडम, मैं आपको देख रहा हूं और देखने का अधिकार मेरा मानव अधिकार है। ये नाक क्यों दी गई है? सूंघने के लिए। अब कोई बोले सूंघो मत, भैया मेरा मानव अधिकार है। अरे बोले हाँ के ना। तो ध्यान में रखना, ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं उसे मानव अधिकार कहते हैं। और इन मानव अधिकारों का कोई भी हनन करेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने एक अधिनियम बनवा दिया, इसलिए मैंने एक मानव अधिकार आयोग बनवा दिया कि तुम मेरे मानव अधिकारों की रक्षा करो। चाहे वो मेरा शोषण जाति के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, मेरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। तो 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी पहली बार। क्योंकि 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, उनके अंगों का अंग विच्छेद किया गया। कोई मानव की वैल्यू नहीं समझी गई, मानव को वस्तु की तरह काटा गया, अंगों का विच्छेद किया गया। तो लोगों ने सोचा ना बाबा ना, ये तो गलत बात है कि मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। तो मुस्कुराना गलत बात नहीं है लेकिन अपने आशिक के मानव अधिकारों का हनन करना ये तो गलत बात है ना। अब तुमने गाना सुना कि तू जो हंस हंस के मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तो भैया ये तो मेरा हनन हो गया, मेरे दांत हैं, हंसी आएगी तो हंसूंगी या हंसूंगा। लेकिन ये क्या है कि तू जो हंस हंस के मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। लगने दो, लेकिन मेरे मानव अधिकारों का हनन मत करो, मेरे मानव अधिकारों का हनन मत करो भैया। तो समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर बड़े पैमाने पर हनन हुआ तो लोगों को मीटिंग बुलानी पड़ी पेरिस के अंदर, फ्रांस की कैपिटल। और भैया यही कारण है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कम ऑन मैन, जल्दी बताइए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। अरे कब मनाते हैं भैया? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। फिर एक संगठन है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी स्थापना 15 मार्च 2016 को हुई और ये हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि पहली बार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल अनाउंसमेंट कब हुआ? तो आंसर होगा 1948 में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। भैया ये अनाउंसमेंट हुआ कहां? पेरिस। कहां है भैया ये? फ्रांस में। किस लिए जाना जाता है ये? भैया आईफिल टावर के लिए। यहाँ यूनेस्को का भी मुख्यालय है।
भैया यूएनएचआरसी कब बना? 2016 को। कहां है? जेनेवा। कहां है? स्विट्जरलैंड। अरे बोले हाँ के ना, फटाफट ये पॉइंट लिख दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट ये पॉइंट्स लिख दो मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, है ना। सारे पॉइंट्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। मैंने बोला ये पार्ट 1 है इस एक्ट का, पार्ट 2 बाद में लेके आएंगे और उसमें आपको ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ना है। इस पार्ट में केवल मैं वही टच करूंगा जो संशोधन 2019 में हुआ है, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। अब देखो वही बात मैंने यहां लिख दी कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के स्तर पे। मेरा नाम ले लो, आशीष मौर्य भैया, नाम ले लिया। भैया ऐसा काम कर दो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले। अब नकारात्मक काम मत करना, ठीक है। चलिए, तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और मानव अधिकार है तो सिर्फ किसको प्राप्त होंगे? मानव को, गधे को नहीं, कुत्ते को नहीं, कुतिया को नहीं, गधी को नहीं, हथनी को नहीं, बिल्ली को नहीं, है ना, इस मार्कर को नहीं, क्योंकि मानव अधिकार है, मानव के लिए अधिकार है, मानव होने के नाते प्राप्त है। तो ये अधिकार सिर्फ तुम, मूवी देखी है, सिर्फ तुम, वो हो तुम, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको जान ये दी है, वो कौन हो? सिर्फ तुम। यानी मैंने जिसको ये अधिकार दिए हैं वो सिर्फ कौन है? सिर्फ मानव है। तो ये अधिकार सिर्फ मानव को है, पशु के लिए नहीं, पक्षी के लिए नहीं, निर्जीव चीजों के लिए नहीं। इस बात को समझिए मेरे दोस्तों। अरे बोले, ये अधिकार 1948 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को बना। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं के चार्टर के माध्यम से विश्व के सभी मानवों को प्राप्त है। यूएनओ एक ऐसी संस्था जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं, अब तो भैया हम रोकेंगे, शांति स्थापित करेंगे। यूएनओ के चार्टर मतलब अनाउंसमेंट लेटर, घोषणा पत्र। तो यूएनओ के घोषणा पत्र के माध्यम से विश्व के सभी मानवों को प्राप्त होंगे, चाहे वो मानव युगांडा का है, रवांडा का है, लुआंडा का है, फिरोजाबाद का है, एटा का है, आगरा का है, गाजियाबाद का, पटना का है, कहीं का है, भैया उसको मानव को अधिकार प्राप्त होंगे। अतः आपसे कोई पूछे मानव अधिकार किससे प्राप्त हुए? यूएनओ से प्राप्त हुए, यूएनओ के चार्टर से प्राप्त हुए। ये किसको प्राप्त है? मानव को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? मानव होने के नाते प्राप्त है। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पहली बार 1948 में पेरिस में दिए गए। अरे बोले तो ये एक सिंपल सा है। अविनाश कुमार सर, मैं आपका एक शो ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। कोई बात नहीं दोस्तों, आई ऑलवेज विद यू गाइस। शो क्या ऑर्गेनाइज करेगा? हमको हीरो थोड़ी ना यार, कोई हीरो नहीं है यार, हम तो ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, कोई हीरो नहीं है। हीरोइनी का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है ना। एक्टिंग कर करके तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, मजा है। ऑनलाइन में तो तुम्हारे तेल पानी करना पड़ता है, नमस्कार, स्वागत करता हूं, ये करता हूं, ठोंक दो, लाइक कर दो, ये कर दो। और ऑनलाइन में पापा भी पूछते हैं, बच्चे तूने आज क्या पढ़ा? तो पापा लाइक करो, शेयर करो। तो मैं तो कभी नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, आपके काम की चीज होगी, तुम खुद ही लाइक कर लोगे। और मैं कहता हूं हमें लाइक मत करो, विपरीत जेंडर को लाइक करो, बस सीखो। आपके काम की चीज है तो सीखिए मेरे दोस्तों, है ना। लाइक मत करिए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए मस्त तरीके से, है ना। औरों की तरह चिल्लाएंगे नहीं, यहाँ शेयर कर दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम्हारे काम की चीज होगी, करिए। हमारा काम पढ़ाने का है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मस्त तरीके से पढ़ो, ठीक है। ये चिल्लाने नहीं, सिखाने आए मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, मानवाधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। कौन से चार्टर से प्राप्त हुए? यूएनओ के। कब प्राप्त हुए? 1948 को। किसको प्राप्त हुए भैया? मानवों को प्राप्त हुए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इस चार्टर में एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद है। प्रस्तावना, प्रस्ताव, किसी भी प्रस्ताव को पढ़कर यह पता चल जाता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैं लड़की के पास एक प्रस्ताव लेके गया कि जब से मैंने तुमको देखा है तब से मैं पगला गया हूं, रंजीत यादव सर का जीएस तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया। यानी प्रस्ताव को पढ़ के लड़की को आपके मन का पता चल गया। ऐसी भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के संविधान के उद्देश्य पता चलते हैं कि तुम्हारा निचोड़ क्या है,
तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो ठीक वैसे ही इस चार्टर में एक प्रस्तावना है जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि मानवाधिकार क्या है, इनके उद्देश्य क्या है और इसमें कितने अनुच्छेद हैं। 30 अनुच्छेद है मेरे दोस्तों। अरे बोले हाँ कि ना भैया, 30 अनुच्छेद हैं। और मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे तन मन धन से, तन मन धन से। ना बाबा ना। कौन करेगा? यूएनओ ही दे रहा है तो रक्षा भी कौन करेगा? यूएनओ ही करेगा। तो ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, यूएनओ मानवाधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। और ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल, सबके लिए हैं, सबका साथ सबका। कैसा भी मानव हो, काला मानव, पीला मानव, नीला मानव, छोटा बड़ा मानव हो। तो भैया ये किसके लिए है? ये नहीं कह सकता रंजीत यादव कि ये सिर्फ मेरे लिए है। नीतू मैम ये नहीं कह सकती मैं मानव हूं, ये तो मेरे लिए है। अजय राणा सर, पुष्पेंद्र सर ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे लिए है। ना बाबा ना। मानव हो तो सबके लिए है। तो कैसे है मेरे दोस्तों? अरे बोले यार कैसे है मेरे दोस्तों? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके लिए है। यूएनओ रक्षा करेगा। एक प्रस्तावना है, 30 अनुच्छेद है। रटना मनाए, बिल्कुल तरीके से सीखना। अब देखो क्या जरूरत पड़ी, कैसे हमने अधिनियम बनाया। तो भैया एक पेरिस सिद्धांत है, पेरिस प्रिंसिपल है। ये पेरिस सिद्धांत 20 दिसंबर 1993 को दिया गया और इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया के सभी देशों को मानवाधिकार संस्थान स्थापित करने होंगे, ऐसा आदेश दिया गया। कि भैया बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जाती हैं, उनके अंग विच्छेद किए जाते हैं। आप ऐसा करिए, प्रत्येक कंट्री को, प्रत्येक देश को अपने अपने स्तर पर क्या करना होगा? एक मानवाधिकार संस्थान स्थापित करना होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाने होंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने होंगे। ये वाली बात पेरिस सिद्धांत में करी गई। तो इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया के सभी देशों को मानवाधिकार संस्थान बनाने होंगे। तो भैया भारत भी तो एक देश है, अच्छा खासा देश है। अतः इसी सिद्धांत के अनुसार भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापित हुआ। वही जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, ये सांविधिक आयोग है, स्टैट्यूटरी कमीशन है। इस बात को समझिएगा, कानूनी तरीके से संसद ने इसको बनाया। तो मेरे भैया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्यों स्थापित किया हमने? क्योंकि 1993 के पेरिस सिद्धांत में यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रत्येक कंट्री को अपने यहाँ मानवाधिकार संस्थान स्थापित करने होंगे। दुनिया की प्रत्येक कंट्री को अपने यहाँ मानवाधिकार सिद्धांत स्थापित करने होंगे। अरे बोले हाँ के ना? तो भैया ये एक बात है, ठीक है। तो पेरिस सिद्धांत कब आया? जल्दी बताओ, कम ऑन मैन। तुम्हें मेरी कसम है यार, जल्दी बता दो यार, जल्दी, मोहब्बत से। मुझे पता है ये जो वक्त है 10:30 का, ये कुछ और ही करने का है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप इस वक्त लगे रहते हैं, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। दरोगा बनने के बाद ही आपको कुछ करना है, ठीक है। पैसा भी आएगा, लड़की भी आएगी, बहुत सारा सामान आपको मिलेगा। 10:30 का टाइम ही कुछ ऐसा है कि यार जब रोमांटिक होने का वक्त है तब गुरुजी यहाँ में सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। क्या गुरुजी पगला गए हो क्या? क्यों हमारी रातों की नींद और चैन खराब कर रहे हो? लेकिन बिना रोजगार के रातों की नींद ये सब उड़ी रहती है, ठीक है। तो बताइए 20 दिसंबर 1993 को। आशीष मौर्य आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? बेटा बहुत मस्त है, ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, टेंशन मत लो। चलिए ये एक क्वेश्चन है ना, अपनी वाली को देखो, मेरी वाली के पीछे ना पड़ो। अब देखते हैं कौन कौन से चेंज 2019 में किए गए। मैंने आपको बोला कि मानव अधिकार संरक्षण में क्या किया गया? संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 में किया गया। अब ध्यान में रखना, एक उसमें धारा जोड़ी गई, धारा 21BA। ये एक नई सेक्शन जोड़ा गया है। मैंने बोला था आज के सेशन में केवल मैं वही बातें बताऊंगा जो सन 2019 में इस अधिनियम में जोड़ी गई हैं। केवल मैं वही बातें बताऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया, धारा 21 का BA, और इसमें एक शब्द जोड़ा गया, मुख्य आयुक्त अर्थात चीफ कमिश्नर।
तो मुख्य आयुक्त शब्द की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ चीफ कमिश्नर जोड़ा गया धारा 2BA। सारे के सारे लोग जो दरोगा बनना चाहते हैं, दबंग बनना चाहते हैं, सिंघम बनना चाहते हैं, तो भैया धारा 2BA कमेंट बॉक्स में लिख दो, धारा 2BA कमेंट बॉक्स में लिख दो मेरा, क्योंकि धारा 2BA में मुख्य आयुक्त शब्द की परिभाषा दी गई और यह मुख्य आयुक्त दिव्यांग जनों के अधिकार के लिए बताया गया कि जो भी मेरे दोस्तों दिव्यांग डिसेबिलिटीज कमीशंस हैं उसके लिए चर्चा की गई। तो मुख्य आयुक्त अर्थात चीफ कमिश्नर नामक नया शब्द, इसकी परिभाषा, वो भी किसके लिए? दिव्यांग जन अधिकारों के लिए, आयोगों के लिए। तो ये धारा 2BA आपको जरूर याद करनी है, धारा 2BA, क्योंकि यह 2019 के संशोधन में जोड़ा गया है, क्योंकि यह 2019 के संशोधन में जोड़ा गया है मेरे दोस्तों। अरे बोलें, ठीक है, ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, ये एक सिंपल सी बात है। तो बोले धारा 2BA, बहुत बड़े, ए बी नहीं 2BA, ए बी नहीं BA, मैं बोल तो रहा हूं, तुम्हारे रात में होश पड़े, 2BA, तो भैया 2VA, ठीक है। तो यहां मुख्य आयुक्त और दिव्यांगजन याद रखेंगे, यही क्वेश्चंस बनेगा। तो 2BA जोड़ा गया 2019 में, मैं वही बता रहा हूं जो 2019 में इस अधिनियम में जोड़ा गया। ट्रेडिशनल पार्ट सेकंड में करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, अब देखना धारा 2BA के बाद आती है धारा 2GA, गर्लफ्रेंड नहीं, GF नहीं, GA। तो धारा 2GA फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। और इस अधिनियम में इसमें जोड़ा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा और उसके बारे में धारा 2GA में जोड़ा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों। तो एक नया सेक्शन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 में जोड़ी गई धारा 2 के 1 के पार्ट का GA, और उसमें क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो भैया ये जितने भी सेक्शन में करा रहा हूं ये जोड़े गए हैं 2019 में जुलाई में, तो यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो पहले हमने बताया 2VA, फिर हम बता रहे हैं 2GA, और वहां पे हमने बताया मुख्य आयुक्त दिव्यांगजनों के लिए, और यहां हमने बताया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा और इसके बारे में पूरे प्रावधान। अरे बोले हाँ के ना? तो 2GA, इस बात को समझना। तो एक तो ये हो गया। अब आता है धारा 2GA के बाद धारा 2HA। भैया एक नया सेक्शन जोड़ी गई है 2(1) का HA पार्ट, और इसमें जोड़ा गया है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो इसकी परिभाषा सेक्शन नंबर 2HA में, उसका रीजन है कि इस अधिनियम के सेक्शन 1 में है संक्षिप्त नाम और विस्तार, और सेक्शन 2 में है परिभाषाएं, डेफिनेशन। तो भैया कोई आपसे पूछे बालक अधिकार संरक्षण आयोग की परिभाषा किस सेक्शन में? 2HA में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा कहाँ है? तो भैया किस में है? 2GA में। और आपसे कोई पूछे कि मुख्य आयुक्त की परिभाषा कहाँ है? 2BA में। क्लियर है? तो एक तो ये 3 नए सेक्शन जुड़े हैं, एक तो ये 3 नए सेक्शन जुड़े हैं। पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं सर, रात की ड्यूटी बहुत दिक्कत करती है। आशीष मौर्य मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको गुड लक, आप बहुत जल्द पुलिस में सिपाही से दरोगा बने, आगे और भी तरक्की करें। मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। और बेटा कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। यू आर डूइंग वेल। अच्छी बात है कि आप पुलिस में हैं और फिर आप SI के लिए कर रहे हैं। मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचना भी चाहिए। अब देखो धारा 3 में क्या चेंज किया गया इस बार, सेक्शन नंबर 3 में क्या चेंज किया गया। चेंज देखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि सन 2019 में जो इस अधिनियम में संशोधन किया गया, मैं बार बार वही फोकस कर रहा हूं। इसमें पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने की योग्यता यह थी कि वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तो ध्यान में रखना, पहले कहते नहीं थे पहले एक राजा था एक रानी थी, तो पहले यानी कब? 2019 में इस अधिनियम में संशोधन होने से पहले
मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता था जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो मेरे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, वही बन सकता था। लेकिन 2019 में हमने संशोधन कर दिया और एक लाइन जोड़ दी, संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अन्य न्यायाधीश भी इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यानी अब यह जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या अमेंडमेंट हुआ है मेरे दोस्तों, क्या अमेंडमेंट हुआ है मेरे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो मेरे दोस्तों, वह भी मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 2019 के संशोधन के बाद मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह होता था कि केवल मुख्य न्यायाधीश बनेगा। कम ऑन मैन, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दें, जल्दी बता दें मेरे दोस्तों कि कौन है, कौन बन सकता है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बन सकता था, अमेंडमेंट के बाद, संशोधन के बाद कौन बन सकता है मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अन्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को समझना, बहुत प्यारी सी बात, तमाम लोग सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप रात में सिलेक्ट होने के बाद ड्यूटी पर भी पढ़ते हैं। सारे सिपाहियों को, सारे फौजियों को मेरा प्रणाम नतमस्तक स्वीकार करें। तो ये चेंज हुआ है सेक्शन नंबर 3 में, पहले ये था अब ये रूल हो गया है, पहले ये था अब ये रूल हो गया है। तो पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता था, अब इसमें एक और शर्त जोड़ दी, अन्य न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट का इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कम ऑन मैन मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें दोस्तों कि कौन बन सकता है अब मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश तो पहले से था ही। क्लियर? चलिए, अजय प्रजापति हाइट कितनी होती है? 165 होती है यूपीएसआई के लिए। अब देखो पहले क्या था और अब क्या है, मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूं कि 2019 में क्या चेंज हुआ मेरे दोस्तों। अब देखिए, पहले इस आयोग में कुल सदस्य कितने हुआ करते थे? 8। एक तो अध्यक्ष था ही, अध्यक्ष के अलावा कुल सदस्य कितने हुआ करते थे? 8। लेकिन संशोधन होने के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। यही तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। जो लोगों ने करंट अफेयर्स के साथ, संशोधन के साथ नहीं पढ़ा होगा वो 8 बोलेंगे, लेकिन अब यहां पर कितनी होगी? 12। बिल्कुल प्रिंस यूपीएसआई, आई होप सो 168 होनी चाहिए। आई डोंट नो कि हाइट कितनी है, वैसे 168 ही है जहां तक है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान में रखना, पहले इस आयोग में कुल सदस्य 8 हुआ करते थे, लेकिन संशोधन के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। आखिर वो 12 कौन कौन है? अब तो देखो, पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इस आयोग का एक सदस्य होता था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इस आयोग की सदस्य होती थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग का अध्यक्ष एससी कमीशन, इसका अध्यक्ष इसका सदस्य होता था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता था। 1 and 2 and 3 and 4 ये तो 4 सदस्य होते ही होते हैं, यानी इन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो इस आयोग के सदस्य होते हैं। तो देखो 4 तो ये हो गए, ध्यान में रखना, पहले कितने थे? 8, हो कितने गए? 12। तो देखो 4 तो ये गए, ठीक है भैया, 4 तो ये गए। अब देखिए उसके बाद क्या है, 5वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है। और 7वां मुख्य आयुक्त, तो वही जो धारा 2BA में हमने जोड़ा वो भी अब इसमें जुड़ गया, दिव्यांगजन आयोग का, वो भी इसका 7वां सदस्य है। 7 के बाद 3 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों का पर्याप्त ज्ञान होगा। तो भैया 7 + 3 कितने हो गए? 10। तो ध्यान में रखना, पहले रूल क्या था, यहां 3 की जगह 2 हुआ करता था।
कि 2 ऐसे सदस्य होते थे जिन्हें मानवाधिकारों का पर्याप्त ज्ञान हो, लेकिन जब 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया तो 2 की जगह संख्या कितनी कर दी, 3 कर दी, और रूल बना दिया इन 3 में एक महिला का होना आवश्यक है। बिना महिला के काम नहीं चलेगा भैया, एक महिला तो जरूर लो तभी मानव का विकास होगा। तो भैया एक तो यहां बढ़ गया, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए भैया। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखो 11वां सदस्य कौन, एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो, और एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। तो 10 और 2 12। इस प्रकार ये 12 पदेन सदस्य होते हैं इसमें, और एक अध्यक्ष तो है ही है। तो पहले 8 सदस्य हुआ करते थे, जब से 2019 में संशोधन हुआ तब से मेरे दोस्तों मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य हो गए, 12 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 12। अब देखो मजेदार बात जो आपको सीखनी है, एक धारा 6 में परिवर्तन किया गया है, सेक्शन नंबर 6 में चेंज हुआ है 2019 में। ठीक है, ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, कोई नहीं प्रिंस, असफलता के बाद ही सफलता आती है। पिछली बार रह गए, इस बार करेंगे। पहले इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष की उम्र तक हुआ करता था पहले, लेकिन संशोधन कब हुआ, 2019 में। लेकिन अब संशोधन के बाद इनका कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र तक होता है। तो बेटा पहले हम भी यही पढ़ाते थे पॉलिटी में, लेकिन 2019 में क्या हो गया, अमेंडमेंट। अब आज के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बोल देना 3 साल या 70 साल की उम्र तक। 3 साल या 70 साल की उम्र तक। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जानना है। 3 साल या 70 साल की उम्र तक ये संशोधन हुए हैं मेरे दोस्तों, कहां पे, 2019 में। तो 2019 में इसमें जो ये बातें हैं, सेक्शन 2BA, 2GA, 2HA, उसके बाद पहले 8 सदस्य, अब 12 सदस्य। फिर पहले अध्यक्ष कौन होता था, मुख्य न्यायमूर्ति, लेकिन अब कोई भी न्यायाधीश। पहले कार्यकाल 5 साल, अब कार्यकाल 3 साल। यही आपको जानना है, ठीक है, ये जानना है आपको। तो भैया ये है, तो सेक्शन नंबर 6 मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम में किया गया चेंज। तो एक चेंज ये है, ये पहले था, ये अब है। ठीक है, पहले कार्यकाल 5 साल या 70 था, लेकिन संशोधन के कार्यकाल बाद कितना हो गया, 3 साल या 70 वर्ष। उसके बाद ठीक है, ये देखो सदस्य हैं सारे के सारे, कुल कितने सदस्य हैं, 12। तो देखो पहले इसमें 8 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन संशोधन के बाद कितने हो गए मेरे दोस्तों, वर्तमान ये है। बिल्कुल HL दत्तू इसके अध्यक्ष हैं, होता है। धारा 3 में भी एक परिवर्तन किया गया भैया। पहले क्या था, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता था, लेकिन अब कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। तो सेक्शन 3 में चेंज हुआ है, ये चेंज जरूर पढ़ के जाना। फिर एक धारा 2HA नई जोड़ी गई है, जिसमें बालक अधिकार संरक्षण आयोग की परिभाषा और इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद धारा 2GA जोड़ा गया है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा और इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एक नया सेक्शन जोड़ा, धारा 2BA, इसमें मुख्य आयुक्त और दिव्यांगजन की बात करी गई है। ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, अरे बोले हाँ कि ना। अब देखिए मित्र, फिर पेरिस सिद्धांत बताया। इसी सिद्धांत से मेरे दोस्तों यह डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक देश में एक मानव अधिकार आयोग होना चाहिए, और इसलिए हमने 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भी बनाया, और इसी अधिनियम के तहत मानवाधिकार आयोग भी बनाया। कौन नियुक्ति करता है, कैसे करता है, कितने सदस्य हैं, कैसे हटाएंगे, क्या काम है, ये सारा देखेंगे पार्ट 2 में। क्लियर, चलिए तो आज के लिए फिर हम और आप इतना ही रखते हैं। तो समय हो चुका है आपके भी सोने का, मेरे भी सोने का, आपके भी पढ़ने का, मेरे भी पढ़ने का। जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जो सोना चाहते हैं सोएं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। तैयारी करें, बहुत जल्द दरोगा का वैकेंसी किसी भी सुबह आपके सामने हो सकता है। अप्रैल तक, मई तक मैक्सिमम आपका पेपर हो जाएगा। मेरे दोस्तों पढ़िए, 6 महीने के अंदर नौकरी लीजिए। लास्ट मौका है, 9,500 वैकेंसी है। फोकस ऑन UPSI। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। चलिए मेरे दोस्तों, लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।